हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तथा साथ ही यह भी अध्ययन करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स से पहले की जो फिजिक्स थी अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स, वो कहाँ कहाँ पर फैल हुई, कौन कौन सी वो थ्योरीज थी, वो एक्सपेरिमेंट थे जिनकी व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स पूर्ण रूप से असफल थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड फॉल ऑफ प्लांक बोर क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी की आवश्यकता क्यों हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सन 1900 ईस्वी से पहले कि जो भी एक्सपेरिमेंट थे, जो भी घटनाएं थी, उन सब की व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से सफल थी तथा 1900 ईस्वी के पश्चात कुछ अनेक ऐसे प्रयोग हुए जिनकी व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स असफल रही तथा इन सभी प्रयोगों की व्याख्या करने के लिए एक नए प्रकार की भौतिकी का जन्म हुआ जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिनकी व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से असफल थी। तो सबसे पहला प्रयोग था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स ने कुछ हद तक इसकी व्याख्या की। क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू इसकी व्याख्या करने के लिए दो नियम दिए थे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रेले जीन्स लॉ, जो दोनों ही नियम अलग अलग वेवलेंथ रीजन के लिए सत्य थे तथा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ था उसकी व्याख्या दो भागों में बांटकर उन नियमों के द्वारा की जा सकी। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा कोई भी ऐसा नियम नहीं दिया जा सका जिसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसी एक नियम से पूरी तरह से की जा सके, अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर फेल हुई। इसी तरह से कुछ और भी प्रयोग थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड एट लो टेम्परेचर एंड एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट। तो इन सब प्रयोगों की व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स असफल रही थी। तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने से पहले हमें देखना है कि ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी हम ऐसी वस्तु को कहेंगे जो किसी भी तरंगदैर्घ्य की लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले या इमिट कर दे, यानी उस बॉडी का अवशोषण गुणांक तथा उत्सर्जन गुणांक दोनों की वैल्यू इकाई हो। तो ऐसी वस्तु जिसके लिए उत्सर्जन गुणांक का मान इकाई हो, या ऐसी वस्तु जिसके ऊपर हम लैम्बडा इक्वल टू 0 से लेकर के लैम्बडा इक्वल टू इन्फिनिटी तक की अगर किसी भी वेवलेंथ कि अगर लाइट उस वस्तु के ऊपर इंसिडेंट करे तो वो लाइट उस वस्तु के द्वारा पूरी तरह से
अवशोषित हो जाए, ऐसी वस्तु को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पूरी तरह से किसी भी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर ले या इमिट कर ले। तो ऐसी कोई ब्लैक बॉडी हम अगर प्रैक्टिकली रूप से बनाना चाहें तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं तथा ब्लैक बॉडी रेड बनाने के लिए हम एक कैविटी का विचार करते हैं, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है। और ये जो कैविटी है इसमें एक पिन होल कर दिया जाता है तथा इस कैविटी को अंदर की तरफ से किसी कोक या चारकोल की सहायता से इसे काला कर दिया जाता है तथा इस पिन होल के माध्यम से किसी भी लाइट को इस कैविटी में इंसिडेंट किया जाता है। अब ये जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसे देखने के लिए इस कैविटी के बाहर कोई प्रेक्षक है और ये सब क्रिया वह ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे ही इस पिन होल के माध्यम से हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो यह लाइट इस कैविटी के अंदर इंसिडेंट होने के बाद इसका कुछ पार्ट अवशोषित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से लाइट है जो दूसरी कैविटी में दूसरी जगह पर जाकर इंसिडेंट होती है और वहाँ पर भी इसका कुछ पार्ट अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष भाग पुनः रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से किसी भी इंसिडेंट लाइट का अवशोषण व परावर्तन बारंबार रूप से होता रहता है। तो बाहर जो भी प्रेक्षक स्थित है उसे यह लाइट जो हम पिन होल के माध्यम से इसमें एंटर करवाते हैं वह लाइट उस प्रेक्षक को पूरी तरह से अवशोषित होती हुई नज़र आती है। तो ये जो भी कैविटी है वो बाहर स्थित प्रेक्षक के लिए एक ब्लैक बॉडी का कार्य करेगी। अब हम यदि बात करें कि हमारे क्लाइमेट में कोई भी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती है, यस, इसका सिंपल एग्जांपल है कि जो सन है वो ब्लैक बॉडी का उदाहरण है। ये कैविटी को किसी निश्चित तापक्रम पर रखकर ये सब क्रिया की जाती है तथा अब यदि हम इस बाहर बैठे प्रेक्षक के स्थान पर कोई स्पेक्ट्रोमीटर लगा दें और इस स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा अलग अलग टेम्परेचर पर इंसिडेंट लाइट के बारे में हम अध्ययन करें तो किसी एक निश्चित ताप पर इंसिडेंट लाइट के लिए यदि हम ग्राफ देखें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। इस ग्राफ का सबसे पहले अध्ययन लूमर एवं प्रिंगसाइम ने किया था। ग्राफ के एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करें तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है तथा वाई एक्सिस पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है। तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के बीच में यदि अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ खींचे तो जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं कि T1 केल्विन 2000 केल्विन पर ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। उसके बाद यदि टेम्परेचर कुछ कम कर दें 1750 केल्विन तो ग्राफ है जो कुछ इस तरह से मिलता है। T3 केल्विन पर कुछ इस तरह से है
और T4 1000 केल्विन पर कुछ इस तरह से है। अब यदि इन ग्राफ की हम स्टडी करें, ग्राफ को अच्छी तरह से अगर ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि T1 केल्विन पर अर्थात T = 2000 केल्विन पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता मैक्सिमम जिस बिंदु पर प्राप्त हुई है उसे हम डैश लाइन से y एक्सिस से मिला देते हैं तथा जिस वेवलेंथ पर जाकर मिलती है उसे हम लैम्बडा m1 कहते हैं। अर्थात लैम्बडा m1 वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है वो मैक्सिमम प्राप्त होती है। इसी तरह से लैम्बडा m2 वेवलेंथ पर 1750 केल्विन पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता मैक्सिमम मिलती है। इसी तरह से अगर और देखें T3 केल्विन पर लैम्बडा m3 तरंग दैर्ध्य पर वेवलेंथ है या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता वो मैक्सिमम प्राप्त होती है। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यदि जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, 2000 केल्विन थी, उससे के बाद हम 1750 केल्विन किया, उसके बाद 1500 केल्विन किया, तो इनके लिए जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है E लैम्बडा m, उसकी वैल्यू हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रही है। यदि लैम्बडा m1 के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो T1 टेम्परेचर पर इस तरह से है और लैम्बडा m2 T2 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग है और लैम्बडा m3 T3 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से लैम्बडा m4 है वो T4 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू है। तो इसमें हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हैं तो हमें अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है। अर्थात T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्बडा। अर्थात लैम्बडा जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है वह टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो T1, T2, T3, T4 सभी तापक्रमों पर जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन वक्र है वो कंटिन्यूस प्राप्त होता है तथा लैम्बडा और ई लैम्बडा के बीच में अगर हम देखें तो जैसे जैसे वेवलेंथ की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तथा किसी एक वेवलेंथ के ऊपर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है तथा उसके पश्चात जैसे जैसे हम वेवलेंथ की वैल्यू और बढ़ाते जाते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता की वैल्यू कम होती जाती है। इस तरह से यदि हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन वक्र की विशेषता देखें तो हमें यहाँ 5 विशेषता इसकी प्राप्त होती हैं, जैसा कि मैंने अभी ग्राफ के द्वारा आपको समझाया। फर्स्ट है ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, अर्थात एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कंटिन्यूस। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। किसी एक ताप पर तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा का मान पहले बढ़ता है तथा एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम पर उच्चतम मान ई लैम्बडा एम प्राप्त होता है और फिर ई लैम्बडा का मान घटता जाता है, जैसा कि हम जो ग्राफ की सहायता से देख पा रहे हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्बडा एम का मान तापवर्ती के साथ लघु तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, अर्थात लैम्बडा एम का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T और लैम्बडा एम इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं b, जो एक नियतांक है और यहाँ पर इस b की वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन और जिसे वीन्स कांस्टेंट कहा जाता है। दिस लॉ इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यह नियम वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। ये हम देख चुके हैं कि ई लैम्बडा एम की वैल्यू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम का मान ताप के पंचम घात T5 के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई लैम्बडा एम इज प्रोपोर्शनल टू T⁵। नेक्स्ट इसकी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है तथा यह कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ई लैम्बडा डी लैम्बडा। और यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो E इक्वल टू सिग्मा T⁴ प्राप्त होता है। यहाँ पर सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर होती है और ये जो नियम है इसे हम स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। अब यदि यू लैम्बडा और लैम्बडा के बीच में यदि हम कर्व बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, यानी अधिकतम उत्सर्जन जो क्षमता है वो किस टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती जाती है। और यदि हम फ्रीक्वेंसी और यू लैम्बडा के बीच ग्राफ खींचें तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अर्थात जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हायर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ से हम ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ हमने स्टडी की। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बारे में जो नेक्स्ट इसका जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।